संघर्ष कर रहे थे, वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे ऊधम सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे नाना फडणवीस हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे लाला लाजपत राय रहे हो, या इन सबसे भी बहुत पहले स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हो, बंकिम चंद्र चटर्जी रहे हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे हो, ये सारे के सारे क्रांतिकारियों का सपना जो था आजादी का, वैसी कोई आजादी हमें मिली नहीं आज तक। हिंदुस्तान जब आजादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ, तो 1930 के साल में लाहौर नाम के शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उस पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेजों की गुलामी से, तो भारत देश में वो सारी समस्याएं नहीं होंगी जो अंग्रेजों के कारण हैं। जैसे गरीबी नहीं होगी, भूखमरा नहीं होगा, बेकारी नहीं होगी, भारत देश में मारामारी नहीं होगी, सब चैन और शांति से रहेंगे, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। अंग्रेजों ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं भारत का शोषण करने के लिए, वो सब नियम कायदे कानून समाप्त हो जाएंगे। अंग्रेजों की बनाई गई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, अंग्रेजों के बनाए गए पूरे के पूरे हमारे देश के तंत्र बदल जाएंगे, कानून व्यवस्था बदलेगी, न्याय पद्धति बदलेगी, शिक्षा पद्धति बदलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें 1930 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कही गई थी। आप जानते हैं कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन से थोड़ा दिन पहले भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपने कुछ मित्रों के नाम एक संदेश भेजा था, उसकी फांसी से लगभग एक सप्ताह पूर्व। और भगत सिंह का जो संदेश उसके मित्रों के नाम गया, उसमें भी उसने यही लिखा कि मैं मानता हूं कि देश की आजादी के लिए शहीद होने वाला हर क्रांतिकारी एक सपना लेके मर रहा है, और वो सपना ये है कि एक दिन भारत आजाद होगा अंग्रेजों की गुलामी से, और अंग्रेजों के कारण हमारे देश को जितनी दुख और यातनाएं मिली हैं, वो सारे दुख और यातनाओं से भारत को मुक्ति मिल जाएगी, आजादी आएगी। इसी तरह की बात 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, जब वो आजाद हिंद फौज की भर्ती कर रहे थे और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे थे। तब उन्होंने भी 1941 के अपने एक भाषण में, जो उन्होंने रंगून से दिया था, ये कहा कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा, अंग्रेजियत चली जाएगी, और भारत में भारतीयता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का, हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी रखने का, हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का, हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी से सारा देश मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही कल्पना सुभाष चंद्र बोस की भी थी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था। अब हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों के मुंह से अगर आप देखें तो ऐसी ही बातें निकली कि आजादी मिलने के बाद का भारत जो होगा वो एक ऐसा भारत होगा जिसकी कल्पना उन सबके मन में लगभग एक जैसी थी, भले वो हिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे या अहिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं हमारे देश में क्रांतिकारियों के दो समूह थे। क्रांतिकारियों का एक समूह था जो हिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था, और क्रांतिकारियों का एक समूह था जो अहिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था। लेकिन दोनों ही क्रांतिकारी, वो अहिंसा को मानने वाले हों या हिंसा को मानने वाले हों, सपना दोनों का एक ही था, आजादी के बाद का भारत कैसा होगा। अब आप देखें कि जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया, उनमें से हम कुछ नाम जानते हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, तात्या टोपे। लेकिन ये जो थोड़े से नाम हम जानते हैं, ये इतने ही नहीं थे। भारत देश में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं आजादी के समय के, वो सारे के सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में 1857 से लेकर 1947 के बीच में 6,40,000 क्रांतिकारियों ने शहादत दी है।
6,40,000 क्रांतिकारी हमारे देश के फांसी के फंदे पर झूले, अंग्रेजों की गोली खाकर मरे, अंग्रेजों की काले पानी की सजा के दौरान मरे या अंग्रेजों की विभिन्न यातनाओं के दौरान मरे। कोई एक दो क्रांतिकारी के बलिदान का इतिहास नहीं है भारत का। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो भारत जैसे हैं जिनकी आजादी के इतिहास में लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान हो। एक देश जो हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ और लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के आजादी का इतिहास अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था। नेल्सन मंडेला वहां के बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं जो आज भी जीवित हैं। नेल्सन मंडेला से पहले 400 साढ़े 400 साल पहले दक्षिणी अफ्रीका की आजादी का संग्राम शुरू हुआ और 450 साल के आजादी के संग्राम में लगभग 2.5 से पौने 3 लाख अफ्रीकी लोगों का बलिदान हुआ है। अब 450 साल की गुलामी में 2.5 से पौने 3 लाख लोगों का बलिदान दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और लगभग 250 साल की गुलामी में हिंदुस्तान में 6,40,000 क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ। तो भारत जैसे देश दुनिया में कम मिलेंगे जहां पर इतने सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ बलिदान किया हो। और जिन क्रांतिकारियों ने भारत के लिए बलिदान किया वो अलग अलग मान्यताओं के थे, अलग अलग संप्रदाय के थे। सभी के सभी क्रांतिकारी एक ही मान्यता के नहीं थे, एक ही संप्रदाय के भी नहीं थे। यह देखने की एक विशेष बात है कि अलग अलग संप्रदाय के होते हुए, अलग अलग मान्यताओं के होते हुए भी क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए मन में वही जज्बा था जो दूसरे किसी के मन में होता है और उन सबका एक ही सपना था कि ऐसा भारत होगा, महान भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आजादी के 55 साल पूरे हुए हैं, 56वां साल शुरू हो चुका है। हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना चाहता, भारत सरकार खुद कहती है कि आजादी के 55 साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुंचा है। हमारा विकास यहां तक पहुंचा है कि 105 करोड़ की हमारी कुल जनसंख्या है, लोक संख्या है या हमारी कुल बस्ती है और इस 105 करोड़ की बस्ती में लगभग 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती। इन 44 करोड़ लोगों की गरीबी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में लगभग 15 करोड़ है। एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता, उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 50 पैसा भी उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या इस भारत में इस समय 5 करोड़ है। इतनी भयंकर गरीबी में हमारे देश के लोग रहते हैं। 44 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, अत्यंत गरीबी में हैं और 44 करोड़ से थोड़ा ऊपर और 70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक ठाक भोजन कर पाते हैं, लेकिन उनके जीवन में निश्चितता कुछ भी नहीं है। आज भोजन किया कल मिलेगा कि नहीं, कल किया तो परसों मिलेगा कि नहीं, परसों किया तो 8 दिन बाद मिलेगा कि नहीं, 1 महीने लगातार भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा कि नहीं। उनके साथ जीवन में इसी तरह की तलवार लटकती रहती है। आजादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और उसके एक दूसरे मानक के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत देश में इस समय लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए, लेकिन उनके दोनों हाथ बेकार हैं, कुछ भी उनके पास रोजगारी नहीं। ये 20 करोड़ लोग जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए, उनकी उम्र 18 बरस से लेकर और 60 बरस के बीच की है। आप जानते हैं कि 18 बरस का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायक माना जाता है और 60 बरस में आदमी हिंदुस्तान में रिटायर माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो 18 बरस से 60 बरस के बीच में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है, लेकिन उनको काम की बेहद दरकार है, बेहद जरूरत है। यह हमारी आजादी के बाद के विकास के पैमानों में तीसरी एक माहिती जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आजादी के साल में 1947 में जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर
या आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे तब, और आज जब 2002 में हम आ गए हैं, जब हमारे देश में लाखों लाखों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर, हजारों फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं, बहुत सारे हमारे देश में गगनचुंबी इमारतें हैं, ये सब विकास के जो पैमाने माने जाते हैं 2002 में आने के बाद, तब एक और माहिती आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि 1947 में हिंदुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था वो मात्र 4.5 करोड़ टन हुआ करता था। आज भारत देश के किसानों की मेहनत परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड़ टन हो चुका है। माने हिंदुस्तान के किसान ने उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर क्या मजबूरी है हमारे देश की कि 4.5 करोड़ टन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूखमरा था, और जब 21 करोड़ टन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूखमरा ही है। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो वो मुझे एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि राजीव भाई, ये सारा हिंदुस्तान के वस्ती वधारे के कारण है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगति रुक गई है, और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुष्परिणाम हैं जो आपको दिखाई देते हैं। जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं, उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो फिर वो थोड़ी देर के बाद निरुत्तर हो जाते हैं। और वो बात ऐसी है कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान की आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या 105 करोड़ हो चुकी है। तो 34 करोड़ की जनसंख्या जब 105 करोड़ हो जाती है तो आप मान लीजिए कि लगभग हमारी जनसंख्या 3 गुनी बढ़ चुकी है। जनसंख्या हमारी 3 गुनी बढ़ी है और खेती का उत्पादन पिछले 55 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया है। 4.5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था 1947 में, अब 2002 में हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। तो 4.5 करोड़ टन वाला अनाज जब 21 करोड़ टन पहुंचा तो लगभग हमारा अनाज का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है, जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है। तो अनाज का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा है, फिर हमारे देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं? अगर अनाज का उत्पादन हमारे देश में 3 गुना बढ़ा होता और जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई होती तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी से मरना चाहिए किसी को। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ है, जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है, अनाज का उत्पादन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी लोग भूख से मरते हैं। और जो लोग भूख से मरते हैं उनकी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे समाचार भी सुनते हैं। मैं संपूर्ण भारत देश में घूमता रहता हूं। अभी थोड़े समय पहले मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था तो रायपुर के पास एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला। तो वहां मैंने देखा कि 12 लोग मर गए थे भूख से। और वो कैसे मर गए थे? उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। गांव में एक भैंस मर गई थी